शुगर की दवाई जिसने शुरू की उसकी किडनी, लीवर, हार्ट, पूरा इम्यून सिस्टम शटर डाउन। डायबिटीज क्यूरेबल है? बिल्कुल क्यूरेबल है। हम डायबिटीज की मॉडर्न मेडिसिन तो जीवन भर खाते हैं दवाइयाँ। मैं आपको जादू जैसी दवाइयाँ बताता हूँ डायबिटीज को ठीक करने की। पूरा जो भारत पानी पी रहा है वो पानी सही नहीं है। वो पानी सारा क्लोरीन वाला है, वो जहर है। कैंसर से लेकर दुनिया हार्ट फेलियर तक की, किडनी फेलियर तक की सारी बीमारियां इसके कारण हो रही है। एक नहीं, दर्जनों रिसर्च पेपर है। ये इसलिए कई ऐसी बीमारियां हो रही है, पता नहीं क्या हुआ जी, बीड़ी नहीं पीता, शराब नहीं पीता, कैंसर हो गया। ये पानी अगर मान लीजिए आपका क्लोरीन वाला है, सरकार से सप्लाई तो नहीं मिलने वाली बिना क्लोरीन के, तो क्या करना, इसमें 5 बूंदें एंजाइम की डालो और पी लो। सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन लीड्स टू टॉक्सिफिकेशन। जो आयोडीन का नमक है ये इतना खतरनाक है कि सारे जहर पकड़ कर रखता है, इसलिए डायलिसिस हो रहा है लाखों लोगों का। आप नमक बदलिए, 1 हफ्ते में कमाल देखिए, एसिडिटी एकदम कम हो जाएगी। रिसर्च पेपर हैं कई जो ये बताते हैं कि अगर आप कैल्शियम की गोली खाएंगे 86% आर्टरी ब्लॉकेज बढ़ जाएगी। बहुत लोग कह रहे हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल बीमारी का कारण है। ये तो कोई नहीं बता रहा मॉडर्न लाइफस्टाइल क्या है उसमें गलत। द हिमाचली पॉडकास्ट। मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम सब मेडिसिन्स कंज्यूम करते हैं और जब भी घर का एक बजट बनता है मंथली तो उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट मेडिसिन्स के लिए अलग से रखा जाता है और ये आज की हमारी रियलिटी है। इतनी ज्यादा सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी पीपल आर नॉट हेल्दी। नमस्ते, मैं उपदेश और आप जुड़ चुके हैं द हिमाचली पॉडकास्ट के साथ। एपिसोड 56 है ये और आज हमारे साथ हैं वैद्य राजेश कपूर जी। आज इस एपिसोड में हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी बातें होने वाली हैं। वैद्य राजेश कपूर जी एक फेमस वैद्य हैं और इनका एक खुद का यूट्यूब चैनल है वैद्य राजेश कपूर इसी नाम से, जिसपे इनके साथ 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं। इस एपिसोड में मॉडर्न लाइफस्टाइल के डिसीजेस के बारे में हमने डिस्कशन किया है, उनके कॉज, और उसके साथ ही वैद्य राजेश कपूर जी ने बहुत सारी रेमेडीज दी हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल के डिसीजेस को लेकर। आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वैद्य जी, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद है। आप कैसे हैं? आपसे मिलकर और ज्यादा आनंदित हो गया हूं। क्या बात है। आपने कुछ रिकॉर्डिंग से पहले कुछ किया, कुछ एनर्जी लेवल्स वाला, जो मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट तो नहीं कर पाऊंगा और जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप आए उस बारे में हम डिटेल में बात करें, इसलिए थोड़ी सी मिस्ट्री बना के छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद से तो चीजें और अच्छी, बड़ी एनर्जेटिक सी लग रही है। जरूर करेंगे, जरूर, आप जब चाहेंगे। पॉडकास्ट की शुरुआत में हम आपके बारे में पहले जानना चाहेंगे। मुझे जो है, मेरी पत्नी एक बात कहती है और मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ, जबकि पत्नियों से सहमति बहुत कम होती है। वो क्या सहमति, वो कहते हैं ये वैद्य तो मेरे कारण बन गए। अच्छा। क्योंकि हमने दहेज लेना देना तो हुआ नहीं था, इस प्रकार के हमारे संस्कार थे। तो दहेज में क्या लाई थी, बहुत सारी बीमारियों का टोकरा। अच्छा। तो वो ये कहती है कि मैं बहुत बीमारियां लेकर आई, इसलिए आप वैद्य बन गए। अच्छा। और दूसरा कारण ये रहा कि मुझे भी बचपन से ही कुछ ऐसी बीमारियां लग गई जिनका इलाज मैंने स्वयं किया। मेरा जन्म सन 50 का है और सन 72 तक पहुँचते पहुँचते मैं बहुत बीमारियों का शिकार हो गया था। और 72 के बाद मैंने अपना अध्ययन करके इलाज करना शुरू किया। तो मेरी चिकित्सा की जो यात्रा है वो सन 72 से लेकर सन 24 तक आज पहुँच गई है। आपने किसी से सीखा या फिर किताबों से ही? मैंने तो सैकड़ों लोगों से सीखा। आप ये देखिए, किसान है, रोड़ी कूटने वाला है, पर कोई एक विशेष गुरु से लंबे समय तक नहीं सीखा। अच्छा। मुझे ऐसा लगा सड़क पे चलते चलते आज भी कोई ना कोई गुरु मुझे मिल जाता है। पुस्तकालय मेरा बहुत बड़ा बन गया है, तो पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते अब ये स्थिति आ गई है कि मेरे खूब पेपर प्रेजेंटेशन होती है और बड़े बड़े सेमिनार में मेरे पेपर बहुत पसंद किए जाते हैं। आपकी एक बुक भी है आज, इसका टाइटल है आधुनिक जीवन शैली के रोग। जी, और समाधान। वैद्य राजेश कपूर। इस पुस्तक के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? मैं लगभग 40 साल में जो सीखा समझा, ठीक है। एक दिन हम सबको जाना है। मुझे लगा कि जो मैं जानता हूँ, कोई नया आदमी आएगा उसको ये सब सीखने से समझने में फिर 40 साल लग जाएंगे, तो सब बेकार हो जाएगा। तो मुझे लगा ये लिख देना चाहिए।
तो मैंने कोई 1.5-2 वर्ष लगाकर इस किताब को लिखा और इतनी पसंद की गई ये किताब, अभी तक 1,000 प्रतियां इसकी 5 बार छप चुकी हैं। एक बार 2000 छपी, पंजाबी में छपी और मराठी में छपी और हिंदी में तो 5 बार छप गई है। गुजराती और अंग्रेजी में अभी आने वाली है। अच्छा, इंग्लिश का वर्जन भी आ रहा है इसका? तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसको। कहाँ मिल सकती है अगर किसी को अगर लेनी हो? ये एक फ़ोन नंबर हम दे देंगे। अच्छा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको किताब आ जाएगी। बढ़िया। तो मैंने ये बुक पढ़ी है, पूरी तो नहीं पढ़ पाया, काफ़ी हद तक पढ़ी है, और आपने बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को इसमें कवर किया है। और जैसा कि इसमें लिखा है कि जीवन शैली के रोग, तो जीवन शैली के तो रोग अनेक हैं और आपने बहुत सारे रोगों को इसमें जो है जिसके बारे में आपने बात करी है। लाइफस्टाइल में नोइंगली और अननोइंगली हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर रहे हैं जिससे हम बीमार पड़ रहे हैं? आधुनिक जीवन शैली जितनी है सब बीमार करने वाली ही है। हमारा जो आहार है सारे का सारा मरा हुआ आहार है। उसमें लाइफ एनर्जी जिसको आप कहते हैं, एनर्जी वो आपका मेडिकल साइंस वाली नहीं, लाइफ एनर्जी जिसको आप कहते हैं वो उसमें है ही नहीं। पैकेट में बंद जितना आहार है वो मरा हुआ होता है। और एक सीधा सा सिद्धांत है, ये जो मृत आहार है, ऊर्जा विहीन आहार है, ये पेट में जाने के बाद पाचन तंत्र का हिस्सा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का हिस्सा ही नहीं बनता। इसमें लाइफ एनर्जी है ही नहीं, आपको ताकत नहीं देता ये। तो हम लोग दिन रात वही खा रहे हैं। हमको इजी लाइफ चाहिए। अब इजी लाइफ का मतलब हमने बीमार लाइफ ले ली है। हम खाना ताज़ा बनाकर खाना नहीं चाहते, होटल में जाकर खा रहे हैं, सब पैक्ड फूड, वो सब। एक तो वो कारण है। दूसरा, आपका जो क्लोरीन वाला पानी है, दुनिया के ज़्यादातर देशों में इस पर बैन लगा हुआ है। क्लोरीन वाला पानी कौन सा? ये जो पानी आपको सप्लाई मिल रहा है सारे देश में, पहले चूना डालते थे, फिटकरी डालते थे और उसको पानी को कई जगह ऐसे घुमा घुमा कर टकराता था, वो पानी शुद्ध हो जाता था। हमारे सोलन में भी ऐसा ही था, सब जगह ऐसा ही था। अब पानी में ये सब करना बंद कर दिया, सीधे क्लोरीन डाल देते हैं। अच्छा, डिसइंफेक्ट करने के लिए। वो क्लोरीन कितनी खतरनाक चीज़ है आपने कभी सोचा ही नहीं है। भारत और अमेरिका, मेरे ख्याल केवल दुनिया के 2 ही देश है जो क्लोरीन का प्रयोग कर रहे हैं, बाकी सबने बंद किया है। जिस लोहे की छत में नीचे पानी रखा है, क्लोरीन डाली, वो छत गल जाती है 4-5 साल में, लोहा गल जाता है। आपके कपड़े के ऊपर क्लोरीन गिर जाए, उसका रंग उड़ जाता है। आप कल्पना कीजिए, इतना खतरनाक क्लोरीन वाला पानी आप दिन रात पी रहे हैं। आप कह रहे हो कि जो पूरा जो भारत पानी पी रहा है वो पानी सही नहीं है? वो पानी सारा क्लोरीन वाला है, वो जहर है। और इसके बारे में आप इंटरनेट के ऊपर जाइए, लिखिए ना एक लाइन, हैजर्ड्स ऑफ क्लोरीनेशन, हैजर्ड्स ऑफ डेंजर्स ऑफ क्लोरीनेशन। वो बताएंगे कैंसर से लेकर दुनिया हार्ट फेलियर तक की, किडनी फेलियर तक की सारी बीमारियां इसके कारण हो रही है। एक नहीं, दर्जनों रिसर्च पेपर है। हम लोग करते ही जा रहे हैं। कारण क्या है? समस्या एक जगह थोड़ी है। जो पॉलिटिशियन और एडमिनिस्ट्रेटर है वो मेडिकल साइंटिस्ट नहीं है। तो ये क्लोरीनेशन हो गया। इसी तरह के बीसीओ कारण है। आपका जो तेल है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, जितने खाने में सारे वो डल रहे हैं, पूरे जाकर शरीर में जाम हो जाते हैं। ये दूसरा कारण हो गया। टूथपेस्ट, एक भी टूथपेस्ट ऐसा नहीं है जिसके कारण पेट में नाइट्रिक ऑक्साइड बनना बंद नहीं होता। और जब नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनता तो आपकी मसल खराब हो जाएंगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पूरा आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। क्यों? मुंह के स्लाइवा के 99% कीटाणु मर जाते हैं टूथपेस्ट से। और जब स्लाइवा के जीवाणु मर गए तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनना बंद हो जाता है जी। और नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बना तो फिर आर्टरी वेसल एकदम हार्ड हो जाएंगी, मसल आपकी कमजोर पड़ जाएंगी। वो कदम कदम के ऊपर हमारी किताब में कम से कम 16-17 कारण हमने गिनाए हैं जो आपकी बीमारी का कारण है। बहुत लोग कह रहे हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल बीमारी का कारण है। ये तो कोई नहीं बता रहा मॉडर्न लाइफस्टाइल क्या है उसमें गलत। बड़ी जनरल सी बात कर रहे हैं। हमने स्पेसिफाई करके, पिन पॉइंट करके बताया है ये करने से आप बीमार हो रहे हैं। उसमें मोटी मोटी बातें। इसी तरह नमक, आपका नमक जो हम यूज कर रहे हैं, मैंने आपकी बुक में भी पढ़ा था कि आयोडीन वाला नमक सही नहीं है हमारे लिए। जो आयोडीन का नमक है ये इतना खतरनाक है जिसके कारण बीपी तो बढ़ता ही बढ़ता है। आपका किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण शायद ये नमक है। ये आपकी बॉडी में जाके एक टॉक्सिन की तरह एक्युमुलेट हो जाता है, जमा होता है और फिर बाहर नहीं निकलता। और टॉक्सिन विदहोल्डर का काम करता है। जितने जहर बाहर से आए किडनी लीवर उनको निकालते हैं, नमक उनको बाहर ही नहीं निकलने देता। आप सीधा नमक खाइए, उसके अंदर आयोडीन बहुत है। आप देखेंगे
मेरे बहुत मिलने वाले हैं जिन्होंने आयोडीन नमक छोड़कर सेंधा नमक शुरू किया, बीपी बिना दवाई के ठीक हो गया, पति पत्नी का झगड़ा बंद हो गया। पति पत्नी के झगड़े अगर बंद करने हैं तो सेंधा नमक बदल डालिए। मैं कहता हूँ अमेरिका होता तो पत्नी बदलते, पति बदल लेते। भारत में तो 7 जन्मों का संबंध है, तो नमक बदलिए। नमक बदलिए अब अपना है, आपकी पत्नी और पति का स्वभाव बदल जाएगा। तो आप कह रहे हो पूरा इंडिया गलत नमक खा रहा है? निश्चित रूप से आप नमक बदलिए, 1 हफ्ते में कमाल देखिए, एसिडिटी एकदम कम हो जाएगी। और क्या क्या फायदे होंगे इसको स्विच करने में? स्टेरिलाइजेशन कम हो जाएगी। अच्छा, लोग बांझ बन रहे हैं, नपुंसक बन रहे हैं इसके कारण, स्पर्म मर रहे हैं, ओवम मर रहे हैं नमक के कारण। हाँ, कुछ देशों में ऐसा हुआ कि नमक के कारण वहां की पॉपुलेशन स्टेगनेंट हो गई, बढ़नी बंद हो गई। फिर उनको समझ आया नमक गलत हो गया, नमक बदला तो फिर से संतानें पैदा होने लगी। नमक के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। नमक को डिजाइन किया गया, क्या किया? समुद्री नमक तो हमारे जो 5 लवण आयुर्वेद में प्रयोग होते हैं उनमें से एक है, वो तो जहर नहीं है। अब प्लास्टिक के कारण हो गया जहरीला, वैसे समुद्री नमक भी एक अच्छा नमक है जिसमें 80 खनिज हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस नमक को 1200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म किया। आप तो समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है कि पानी को यदि सुखा के नमक जल्दी से बनाना है तो 100 डिग्री पे उबल जाएगा, सूख जाएगा। ये 1100 डिग्री एनर्जी ज्यादा क्यों लगाई? ये लगाने के कारण उसके 79 खनिज टूटकर उड़ गए और पीछे एक सोडियम क्लोराइड रह गया। और हमारा एक सिद्धांत है, जो हमारी एक खोज है, वो क्या है? हाइपोथेसिस है, सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन लीड्स टू टॉक्सिफिकेशन। जब आप किसी पौधे में से, खनिज में से किसी एक साल्ट को अलग करते हो, जहर बन जाता है। अपने नेचर को इम्बैलेंस कर दिया, तोड़ दिया। ये नमक की भी आपने नेचर को तोड़ दिया, तो ये जहर बन गया। अब इस जहर को और जहर बनाने के लिए क्या कहा इन्होंने? इसमें आयोडीन डाल दो। किसी को समझ ही नहीं आई कहानी, डाल दी। कौन सी डाली? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। दूसरा सिद्धांत काम का क्या है? जितनी सिंथेटिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, हमारा सिस्टम उनको कभी स्वीकार नहीं करता, वो जहर बन जाता है। वो डाल दिया। उसके बाद कहा इसमें स्टेबलाइजर डाल दो, ये गर्म होकर उड़ जाएगा। एक सीमेंट बनाने वाला केमिकल और डाल दिया। कौन सा? उसका मैं नाम भूल रहा हूँ। सीमेंट बनाने के लिए जो केमिकल प्रयोग होता है, शायद पोर्सोलिन या क्या चीज है, वो भूल रहा हूं मैं। उसको डाल दिया, जिसके कारण क्या हुआ? नमक के अंदर ये प्रॉपर्टी आ गई कि आपके शरीर की पूरी की हार्डनिंग कर दे, आर्टरी वेसल को एकदम जाम कर दे। इसलिए बीपी बढ़ता है इस नमक से। बढ़े हुए बीपी में आप सेंधा नमक पानी में घोलकर पियो, बढ़ा हुआ बीपी नीचे आएगा 5 मिनट में। अच्छा। और बढ़े हुए बीपी में आप ये नमक घोलकर पी जाओ, हॉस्पिटल पहुंचोगे, ब्रेन स्ट्रोक होगा, हार्ट स्ट्रोक होगा और ब्लॉकेज हो जाएगी। तभी जब बीपी बढ़ता है तो डॉक्टर भी कहता है कि नमक बंद करो। सेंधा नमक आप उसी टाइम लो, नमक बीपी नीचे आएगा। तो वो डाला। उसके बाद एक और खतरनाक चीज इसमें डाली। क्या डाला? एंटी केकिंग एजेंट। आपने सुना होगा एक कंपनी का फ्री फ्लो रेत की तरह गिर रहा है, आप बड़े खुश हो गए। तो प्रकृति की व्यवस्था है जी, मीठा और नमक हवा में से नमी को ले लेते हैं, गीले हो जाते हैं। यही सही नमक है। ये नमक गीला होता है? नहीं होता। अरे प्रभु समझिए, ये नमक आपके शरीर में जाके भी एंटी केकिंग एजेंट का काम करेगा। आप सभी सेल आपके नमी को लेना बंद कर देंगे, और जब ये नमी को लेना बंद करेंगे तो आपके साथ क्या होगा? आपके सेल सूखेंगे और मरेंगे। बिना नमी के मरेंगे कि नहीं मरेंगे? इसलिए कई ऐसी बीमारियां हो रही है, पता नहीं क्या हुआ जी, बीड़ी नहीं पीता, शराब नहीं पीता, कैंसर हो गया। हाँ, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। वो क्या हो रहा है? ऐसी ऐसी गलतियां हो रही है। क्लोरीन वाला पानी हो रहा है, टूथपेस्ट हो रहा है, और ये नमक, जहरीला रिफाइंड तेल, जहर 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 आप डालोगे, आखिर शरीर का भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो ये नमक इस प्रकार से कंप्लीट पैकेज आपके किडनी लिवर को फेल करने का, ये टॉक्सिन विद होल्डर बन गया। जितने जहर शरीर में आए बाहर नहीं जाएंगे, पकड़ कर रखेगा। जैसे एक शराबी पकड़ के रखता है ना अपने शराबी दोस्त को, आजा भाई तुम मेरे साथ। ये सारे जहर पकड़ कर रखता है। इसलिए डायलिसिस हो रहा है लाखों लाखों लोगों का। क्यों हो रहा है? पहले तो नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? ये नमक उसका एक बहुत बड़ा कारण है। जो लोग नमक बहुत ज्यादा खाते हैं आज की डेट में, बहुत लोगों को होता है कि नहीं यार बड़ा नमक कम है। जैसे मैं हूँ, मैं भी उनमें से एक हूँ कि नमक यार नहीं, मजा नहीं आया, नमक थोड़ा और चाहिए इसमें यार, ऊपर से डाल देते हैं सब्जी में, ऊपर थोड़ा सा और डाल देते हैं। तो ऐसे लोग अपने लिए कौन कौन सी बीमारियां इकट्ठी कर रहे हैं? शरीर में जहर इकट्ठे होने से जो बीमारियां हो सकती है वो सब होगी। स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा,
ब्लॉकेज होगी, हार्डनिंग होगी बॉडी की, गर्दन अकड़ गई, कमर अकड़ गई, सब कुछ अकड़ गया, और किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, एसिडिटी बहुत ज़बरदस्त होगी। तो आपको क्या करना है? नमक ही तो बदलना है। 20 रुपए किलो का नमक नहीं खाना, 70 रुपए किलो का नमक खाना है। पिसा हुआ नमक लाएंगे तो नकली हो सकता है। आजकल ये नमक एक और भी आता है मार्केट में, लो सोडियम नमक है जी, ये वाला लो, ये वाला प्रेफर करो, इसमें ये ज्यादा सही है। वो बात ठीक है कि हमको कम जहर वाला नमक खाना है, तो आपको जहर ही खाना है तो कम जहर वाला खाओ या ज्यादा वाला खाओ। मैं कहता हूँ जहर वाला खाते क्यों हो, बिना जहर का खा लो ना। मैं मंडी का लाया हूं अभी नमक, पत्थर, कई साल बाद मिला मुझे, कि आप इसका क्या करेंगे? मैं कहा मैं करूंगा कुछ इसका। लाया, पानी में डाल दिया, 1 किलो नमक डाला, 10 लीटर पानी उसमें से निकाल लिया, निकाल कर उसको उबाल कर पकाकर 1 किलो नमक बना लिया। वो नमक गुणों से भरा हुआ है। पर खैर ये वाली चीज नहीं कर पाएंगे लोग, पर सेंधा नमक तो मिलेगा ना जी, मिलता है। सड़क के किनारे ट्रक गाड़ियां खड़ी रहती हैं जगह जगह। हाँ, आजकल बहुत ज्यादा। हाँ, 60 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए किलो बस। व्हाइट शुगर कितनी हार्मफुल है हमारे लिए? 30-40 साल पुराना रिसर्च पेपर मेरे पास है जो मार्केट से गायब कर दिया गया है। वो क्या बताता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ लोग लैटिन अमेरिका में सहायता करने के लिए गए, गरीब लोग हैं वहाँ, अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा आ गया था, तो कुछ सज्जन लोग गए वहां। उन्होंने देखा अमेरिका में हर 5वें आदमी की कैविटीज थी, दांत खराब थे, वह एक भी आदमी का दांत खराब नहीं। तो पीछे लग गए। अमेरिकन लोग काम की बात के पीछे हाथ धो के पड़ते हैं, है ना। उनके कुछ दुर्गुण है तो गुण भी हैं। और अंत में उनको क्या पता लगा, वो फाइंडिंग मेरे पास है। वो क्या है? गर्भावस्था में यदि माँ को चीनी खाने को ना दें, ये सफेद शुगर खाने को ना दें, उसके बच्चे का जन्म होगा, 5 साल तक मत खिलाओ, उसके बाद कभी कभार खाया तो खाया। 100 साल की उम्र तक उस बच्चे का एक भी दांत नहीं टूटेगा, कभी घुटने की दर्द नहीं होगी, कभी कमर की दर्द नहीं होगी। इतना रिच कैल्शियम होगा। और मैंने देखा है अपनी जवानी में, बूढ़े को जलाकर आए, अगले दिन फूल चुनने गए, सारी हड्डियां जल गई, 32 के 32 दांत साबुत निकले हैं, जले नहीं है। अच्छा, इतनी मजबूत जो हार्डेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, उसका ये हाल है कि आज 5 साल के बच्चे के दांत गले हुए हैं, कैविटीज हैं। कारण ये चीनी। दूसरी बात, हमको बताया गया कि एलडीएल बढ़ता है फैट के कारण। WHO ने ये क्लेम वापस ले लिया 1 साल पहले, 9 महीने 1 साल पहले ये क्लेम वापस ले लिया, पर ये नहीं बताया काहे से बढ़ता है। चीनी से बढ़ता है, रिसर्च पेपर है। तो चीनी की जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, वो घबरा गए, उन्होंने झूठे रिसर्च पेपर लिखवा दिए कि फैट के कारण एलडीएल बढ़ता है। अरे हार्ट फेलियर का बहुत बड़ा कारण चीनी है आपका। हिटलर मीठा बहुत ज्यादा खाता था, कितना क्रोधी था, कितना हाइपर था वो। जो मीठा ये ज्यादा खाते उसको हाइपर होना ही होना है। 1 चम्मच चीनी जब आप खाते हैं, वो हमारे पेट में जाने के बाद आपके रक्त के अंदर से पूरे कैल्शियम को डिस्ट्रॉय करती है। और शरीर की व्यवस्था है, जितना कैल्शियम ब्लड में कम हुआ, हड्डियों में से उतना कैल्शियम रक्त में आ जाता है। हमको थोड़ी पता है हमने क्या गलती की है, हम और खाते हैं, फिर हड्डियों में से निकलता है, फिर हड्डियों में से निकलता है, ये क्रम चलता जाता है। इसलिए हड्डियां कमजोर हो गई हैं, बच्चों के कद नहीं बढ़ते, और जब कैल्शियम कम हो जाता है, लीवर काम नहीं करता, हार्ट काम नहीं करता है। ये याद रखिए। घुटनों में दर्द बड़ी जल्दी, घुटनों में दर्द, फ्रैक्चर जल्दी से होगा, कद बढ़ेंगे ही नहीं, बच्चे इतने इतने ही रह जाएंगे, हड्डियां कमजोर होती चली जाएंगी। हाँ, भूख लगेगी नहीं। हमारा तो बड़ा पुराना एक फार्मूला है जी, आपने फार्मूले की बात शुरू नहीं की, पर ये विषय आ गया। किसी को पीलिया हो गया तो क्या करते हैं अमृतसर में, मेरे ससुराल में आज भी, बैद जी चूने वाला पानी दे दियो। अच्छा, हाँ, 1 बोतल पानी ले जाएंगे, 1-1 चम्मच पानी वो एक दिन में 1-2 चम्मच 3 चम्मच पिलाते हैं, 5-7 दिन में पीलिया ठीक होता है। यानी कैल्शियम की कमी है तो जॉन्डिस पीलिया होना ही है। और पीलिया हो गया तो क्या करना है? कैल्शियम का पानी, चूने का पानी, चूने के पानी से ठीक हो जाएगा, पीलिया चला जाता है जी। तो इसलिए हमारे बच्चों को भूख नहीं लगती, सेहत नहीं बनती, क्योंकि शरीर में चीनी के कारण कैल्शियम खत्म। और ये बहुत एसिडिक है, कम से कम 8 जहर इसको प्रोसेसिंग में डालते हैं। चीनी जहरीली है क्यों? सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन, जो मैंने आपको सिद्धांत बताया। मॉलिसिस के गन्ने के सारे तत्व निकाल दिए, कैल्शियम निकाल दिया, फास्फोरस निकाल दिया, सब निकाल दिया, पीछे क्या बचा? एक मीठा। और बताया 1 साल्ट को जब सेग्रीगेट करेंगे किसी प्लांट में, वो जहर बनेगा ही बनेगा, उसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लीवर के पास वो प्रोग्राम ही नहीं है कि उस सिंगल साल्ट को आइडेंटिफाई करे और उसको पचाने के लिए एंजाइम छोड़े। इस चीनी को पचाने के एंजाइम ही नहीं आएंगे, ना इस नमक को पचाने के आएंगे।
लीवर के पास वो प्रोग्राम ही नहीं है। मैंने सुना है कि कुछ फैक्ट्रीज चीनी को वाइट करने के लिए हड्डियों का यूज करती थी। ये छोटी समस्या है, जहर तो नहीं है, तो डालते ही हैं, चूना भी डालते हैं, मगर खतरनाक जहर कौन से हैं? क्रिस्टलाइजेशन जल्दी हो जाए उसके लिए एक जहर, सड़ ना जाए वो जो सीरा निकाला है दूसरा जहर, कम टेम्परेचर पे गर्म हो जाए तीसरा जहर। ऐसे 8 जहर डालते हैं। वो जो हड्डियों का चूरा है वो तो एक कारण है ही, वो गाय भैंस बकरी सूअर सबकी हड्डियां होती हैं। जो अपने आप को वेजिटेरियन कहते हैं, फिर लोग जो व्रत में भी चीनी खाते हैं लोग। देखिए जो चाय पीता है ना, वो चाहे बिना मीठे के चाय पिए, वो वेजिटेरियन नहीं हो सकता। क्यों? पशुओं के ब्लड को डाई करने के लिए प्रयोग करते हैं, चमड़े को डाई करने के कलर होते हैं। ऐसी कौन सी पत्ती है दुनिया में जिसमें से इतना गहरा रंग निकल आए? ऐसी कोई पत्ती नहीं है जी दुनिया में। ये सब डाई कलर हैं, केमिकल हैं जहरीले, और ग्रेनुलिटी में, और दूसरे वो ब्लड से वो बनाकर और चमड़े को डाई करने वाले कलर। तो चाय भी एक जहर हो गया। रिफाइंड ऑयल या पाम ऑयल जो है कितना हार्मफुल है? जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पे सोयाबीन का तेल और पाम ऑयल तो बिल्कुल बैन है, और भारत में इसको पिछली सरकार ने अनुमति दे दी थी लाने के लिए। मेरे ख्याल अब तो ये अनुमति बंद हो गई है। एक और परमिशन दी थी उन्होंने। क्या परमिशन दी थी? कि आप हर तेल में एक निश्चित शायद 50 या 60% कितना था पाम ऑयल सोयाबीन ऑयल डाल सकते हैं। और ये ऐसे हैं जो शरीर में वो सिस्टम नहीं है, वो एंजाइम बनते ही नहीं है जो इनको डाइजेस्ट कर दे। दूसरा जो रिफाइंड तेल है, वो रिफाइंड तेल जानते हैं आप क्या है, क्यों बनाया? असली उद्देश्य तो है आपको बीमार करना, पर जो व्यापारी को क्या कहा, आपका तेल 6 महीने में चिपचिपा गोंद की तरह हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, बॉयल कर दो, 10 साल तक जो आपका तेल जो है वो चिपचिपा नहीं होगा, बेचते रहो। मगर 6 महीने बाद बदबू आएगी, सड़ जाएगी, क्योंकि उबालने के बाद उसकी लाइफ खत्म हो गई, वो सड़ जाएगा। तो उसमें क्या डालना फिर? उसमें इंसेक्टिसाइड डालो, पेस्टिसाइड डालो, फंजीसाइड डालो। क्या बात कर रहे हो? ये है रिफाइंड तेल आपका। खेत में जो कीड़े मारने के जहर हैं वो आपके रिफाइंड तेल में। इसलिए रिफाइंड तेल को आप प्रयोग करके देखिए। आज आप रिफाइंड तेल बंद करेंगे, कल आपकी एसिडिटी गायब हो जाएगी। मेरे यहाँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और भयंकर एसिडिटी होती थी मुझे 82-85 में। इतना खट्टा पानी निकलता था, दांत से रोटी चबा नहीं सकता था, इतना दांत खराब हो जाते थे, इतनी भयंकर एसिडिटी, समझ नहीं आता था। ग्लेन एंजल नाम की यहाँ एक फार्मेसी और डॉक्टर, हमारी मीटिंग में हम कभी कभी डॉक्टरों की मिलीजुली मीटिंग करते रहते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे अलग अलग। तो उसमें आकर उन्होंने बताया रिफाइंड तेल तो ये समस्या है। हमने आकर बंद किया, अगले दिन मेरा और मेरी पत्नी का स्पॉन्डिलाइटिस कम हो गया, एसिडिटी 90% एक दिन में ठीक हो गई। तो अब रिफाइंड तेल जिसको बहुत अच्छा मानकर खा रहे हैं, वास्तव में तो जहर है। लोगों को पता है कि रिफाइंड ऑयल डेंजरस है, ठीक है, इतने सारे वीडियोस सोशल मीडिया पे अब तो बहुत सारे अवेयरनेस के आते रहते हैं। अब ये छूट क्यों नहीं रहा है लोगों से? विकल्प, समाधान, सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा है। मैं एक सुझाव देता हूं, पतंजलि का तेल मिलावट वाला हो, घटिया हो, मगर रिफाइंड नहीं है, उसको खाना शुरू कर दीजिए, कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अच्छा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अच्छा तेल भी बहुत खतरनाक है। जो पंजाब और हरियाणा में सरसों लगाई जा रही है, उसको आप चबाओ, मुंह में मिर्च नहीं लगती है, सूंघो, तीखी गंध नहीं आती है, और वो बड़ी तारीफ करते हैं, मीठा तेल है जी, बहुत बढ़िया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, कैंसर करता है, वो तेल अपने को नहीं चाहिए। तीखी गंध हो जिसमें वही तेल होना चाहिए। तेल के साथ समस्याएं बहुत ज्यादा है, सारे तेल हेक्सेन से निकाले जा रहे हैं। बाबा रामदेव का क्लेम है कि वो हेक्सेन से तेल नहीं निकालते, और हेक्सेन एक ऐसा केमिकल है जो 100% तेल को एक्सट्रैक्ट कर देता है। और रिसर्च पेपर ये कहते हैं ये न्यूरोटॉक्सिन है, इसको सूंघने से ब्रेन सेल मर जाते हैं, हम उसको खिला रहे हैं। इसलिए तेल का मामला थोड़ा सीरियस है। अभी एक समाधान तो है, बहुत बड़ी मात्रा में पतंजलि का तेल उपलब्ध है, और अच्छा मिल जाए तो ले लेना, पर मूंगफली का तेल मत लेना। मूंगफली का तेल नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि उत्तर भारत में सारी मूंगफली जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अच्छा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक्स इतने सारे हैं ना, मैंने इसमें कुछ पॉइंटर्स बना के रखे हैं आपकी बुक में से। जी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं वो तो इंडिया में बैन है? बिल्कुल नहीं है। सरकार को एकदम कन्विंस कर दिया है वैज्ञानिकों ने कि जीएम क्रॉप के बिना आप तरक्की नहीं कर सकते। बैन हुआ था, अब बैन नहीं है भारत में जीएम क्रॉप्स।
सरकार मंत्री खुद बोलते हैं जीएम क्रॉप लो, और बड़े बड़े सेमिनार यहीं की यूनिवर्सिटी सोलन की, पालमपुर यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी में कहा जाता है साइंटिस्ट, जीएम क्रॉप के बिना हमारा गुजारा नहीं, चलेगा नहीं। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, झूठ है। मैं आपको जानकारी देता हूं, छत्तीसगढ़ में 1 एकड़ में 35 क्विंटल धान पैदा कर रहा है हमारा एक नौजवान, जबकि भारत का सर्वे रिकॉर्ड ये बताते हैं 70 क्विंटल तक 1 एकड़ में धान पैदा होता था बिना जीएम क्रॉप के, बिना केमिकल के। आज कितना पैदा होता है? 15 से 22 क्विंटल। दुनिया भर के जहर डालते हैं, 1 एकड़ के ऊपर 10, 15, 20 हजार खर्च करके कितना पैदा कर रहा है वैज्ञानिक? 22 क्विंटल अधिकतम। तो आपका जीएम क्रॉप कहां सफल है? नंबर 2, आपकी केमिकल फार्मिंग कहां सफल है? हम तो बिना केमिकल के 35 क्विंटल पहुंच गए हैं। तो इसलिए जीएम क्रॉप के बारे में रूस में बैन किया गया, उसमें जापान में बैन किया गया था, दुनिया कई देशों में बैन किया गया, कईयों में चल रहा है। आप कहते हैं कि गेहूं का आटा भी डेंजरस है, ऐसा क्यों? देखिए, गेहूं 2 तरह की है, वैसे तो दर्जनों प्रकार का बीज है, पर मेरे हिसाब से 2 तरह की गेहूं है, एक ग्लूटीन, एक ग्लूटीन फ्री या कम ग्लूटीन वाली। आजकल जो गेहूं बनाई गई है जानबूझकर ज्यादा ग्लूटीन वाली बनाई गई है। कंपनीज तो क्लेम कर रही है कि ग्लूटेन फ्री है हमारा जो ये गेहूं है, जो पैकेट पे लिखा होता है उन्होंने ग्लूटेन फ्री, तो हम ऐसे कंज्यूमर कैसे उस पे विश्वास करें? उसके अंदर जो है केमिकल भी है, प्रिजर्वेटिव। आप आटे की बात कर रही हैं तो गेहूं की बात बाद में करती हैं। आप एक बात बताइए, बात जल्दी समझ आएगी। हमारा आटा 15 दिन, 20 दिन, महीना भर पड़ा रहे, ज्यादा 2 महीने, तो उसमें जाले पड़ जाती है, घुन लगती है, कीड़ा लगता है। ये जो थैली का आटा है, आप 1 साल रखो, 5 साल रखो, कभी इसमें घुन लगा? कारण वही खेत में कीड़े मारने वाले इसमें प्रिजर्वेटिव डाले हुए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड। ये गेहूं का आटा खाने के बाद गैस और एसिडिटी भयंकर होती है कि नहीं होती? अब मिलेट्स 2 को छोड़कर सारे मिलेट्स बहुत गर्म है, पित्त बढ़ना चाहिए उनसे, मगर मिलेट से नहीं हो रहा है। गेहूं को खाने के बाद भयंकर एसिडिटी होती है। क्यों? अरे आप जहर खा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड। एक तो ये, दूसरा फोर्टिफाइड है वो। फोर्टिफाइड का मतलब सिंथेटिक विटामिन डाल दिए हैं उसमें भी। सिंथेटिक विटामिन यानी जहर, नमक में भी डाला है, आटे में भी डाला है। कंज्यूमर के पास ऑप्शन क्या है ना? कैसे? हम भी तो रोटी खा ही रहे हैं। गेहूं लाए, कौन सी? मध्य प्रदेश की गेहूं लाते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए किलो आ रही है, शायद 35 या 40 रुपए किलो। वो गेहूं लाकर उसमें आधा जौ डालते हैं या 25% जौ डालते हैं, और देसी चना, छोटे वाला चना जिसके ऊपर झुर्रियां होती हैं, जो एकदम प्लेन है, वो चना जहर है, पकाओ तो सुगंध नहीं आती। वो चना देसी, वो छोटा है और उसमें झुर्रियां, रिंकल्स हैं, वो थोड़ा डालकर आटा पिसवा लो, अपने सामने पिसवा लो, उस आटे को खाओ, ना गैस बनेगी ना कब्जी होगी। समय की कमी बहुत ज्यादा है लोगों के पास, राइट? हर कोई अपनी अपनी चीजों में बिजी है, तो उसको एक पास वाली शॉप पे जाके वो 5 किलो के आटे की थैली लाना, वो उसके लिए कंफर्टेबल होगा, कन्वीनियंट होगा, बजाय इसके कि वो एक आटा यहाँ से लेके आए, उसके बाद 2 चीजें उसमें और ऐड करके फिर वो पिसाने जाए। ऐसा कुछ हैक बताइए ना, कि सो दैट कि वो और इजी हो पाए। कुछ बातों में तो ऐसा किया जा सकता है, सब में नहीं किया जा सकता। और दूसरे, स्वास्थ्य चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। यदि कष्ट नहीं करना है तो आसान काम, बीमार बीमार बीमार, फिर बिस्तर पे लेट जाओ, डॉक्टर करेंगे जो करना है, आपको कुछ नहीं करना है। और पैसा कितना लगेगा सोचिए, जीवन का सुख चला जाएगा। ये आहार से शरीर बना है, आहार सही लेने के लिए आप इनपुट कुछ नहीं डालना चाहते तो ये उम्मीद मत करिए कि आप स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, मतलब ऐसा कोई हैक नहीं है? अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो पिसाई की मशीन ले आइए, 16,000 कोई ज्यादा कीमत नहीं है, एक ही बार देना है ना। बट जो फिर वो गेहूं जो पीसने के लिए जाएगा, वो भी तो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फंजीसाइड्स लगा हुआ, उगा हुआ ही। मध्य प्रदेश में बहुत कम प्रयोग कर रहे हैं जी। पर मध्य प्रदेश से लाना तो सबके लिए। क्यों लाना है जी? हर दुकान पे मिलती है मध्य प्रदेश की गेहूं। किस नाम से होती है वो? मध्य प्रदेश की गेहूं दे दो, एमपी व्हीट, वो 5-10 रुपए महंगा देंगे, वो लाकर सोलन में भी मिलती है। इस बात का क्या प्रमाण है कि वहां पे नहीं होता ये सब? मध्य प्रदेश में केमिकल का प्रयोग होता ही कम है। आपको याद है भाजपा सरकार ने वहां के ऊपर एक बड़ी भारी क्रांति की थी केमिकल्स को रोकने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत बढ़ावा दिया, नेचुरल फार्मिंग की तरफ लोग स्विच कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मध्य प्रदेश में बहुत सफल प्रयोग हुए हैं, इसलिए वहां कम है।
बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं। फिर एक और भी तरीका है ना जी, हम सिखाते हैं ब्रह्म रसायन या एंजाइम। आटा गूंदो तो वो डाल लो, सब्जी में डाल लो, आपके 90% केमिकल यूं न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये पानी अगर मान लीजिए आपका क्लोरीन वाला है, आपको सरकार से सप्लाई तो नहीं मिलने वाली बिना क्लोरीन के, तो क्या करना, इसमें 5 बूंदें एंजाइम की डालो और पी लो। कौन सा एंजाइम? एंजाइम जो है वो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, वो बनाना हमने सिखाया, उसमें 2 वीडियो है हमारे, वो घर में 90 दिन में बन जाता है। खरीदने जाओगे तो 1000 रुपए किलो, बनाओगे तो 15 रुपए किलो। 90 दिन बनने में लगते हैं और 45 दिन का भी एक शॉर्ट मेथड है, वो बनाओ और बनाकर उसको 5 बूंदे पानी में डालो, पी लो। आटा गूंदो, 10-15 बूंदे डालो, आपकी ज्यादातर केमिकल न्यूट्रलाइज। सब्जी बनाओ, दाल बनाओ, डाल दो उसमें 5-10 बूंदे, तो आप जहर से बच जाएंगे। चूने से बहुत सारी रोगों का इलाज करते हैं आप। हाँ, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे? जरूर। हमारे शरीर में कैल्शियम की भारी कमी है और मेडिकल डॉक्टर्स का, साइंटिस्ट का रिसर्च पेपर है कई, जो ये बताते हैं कि अगर आप कैल्शियम की गोली खाएंगे 86% आर्टरी ब्लॉकेज बढ़ जाएगी। अच्छा, 86% ब्लॉकेज बढ़ जाती है, इतना खतरनाक है। गोली नहीं खा सकते आप। तो आपको क्या करना है, चूना, ये जो पनवाड़ी वाला चूना है वो लाइए, गेहूं के दाने के बराबर, लाखों लोग खा रहे हैं, एक गेहूं के दाने के बराबर पानी में, दाल में, सब्जी में 24 घंटे में एक बार 5-6 महीने तक चूना खा लो, बॉडी में एकदम असिमिलेट हो जाएगा और बड़ी तेजी से हेल्थ बन जाएगी, दांत बन कितना जाएगा। खाना है? एक गेहूं के दाने जितना डेली खाना है? रोज 5-6 महीने खाओ, बच्चों को खिलाओ, खुद खाओ। कोई भी खा सकता है? कोई भी खा सकता है। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? पूरी बॉडी में कैल्शियम बन जाएगा। ठीक है। और कैल्शियम बनने के कारण क्या होगा, पीलिया चला जाएगा, हार्ट मजबूत हो जाएगा, हड्डियां मजबूत हो जाएगी, बच्चों के दांत जो कैविटीज बनी है वो ठीक हो जाएंगी, दांत सुंदर सफेद बन जाएंगे। पर किसी के अंदर ऑलरेडी कैल्शियम ज्यादा हो और इन केस वो ये चीज वो कर ले तो कहीं पथरी वगैरह तो नहीं? लाखों लोगों में कोई एक मिलेगा। पथरी कैल्शियम के ज्यादा होने से नहीं बनती। लोग कहते हैं कि पानी जो पीते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम हो, वो मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले कहते हैं, गलत कहते हैं। जब आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस, शरीर का चय अपचय क्रिया, पाचन तंत्र ठीक काम नहीं कर रहा है तो कैल्शियम डिपोजिशन होती है। तो कैल्शियम डिपोजिशन ना हो इसके लिए हमारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, चाइना 30 होम्योपैथी की रोज एक बार खा लो। जिसकी बॉडी में पथरी बन रही है, रोज एक बार चाइना खाने से कैल्शियम डिपोजिशन नहीं होगी। और जिनको कैल्शियम बॉडी में एसिमिलेट ही नहीं होता, खा रहे हैं, शरीर में लग ही नहीं रहा, उनको क्या करना चाहिए, साइलिशिया 200 किसी होम्योपैथ से सलाह करके खा लो। अब ये लीगल बाइंडिंग है कि ये कहना पड़ता है कि डॉक्टर से सलाह करके खाओ, इसलिए मैं कह रहा हूं खा लो तो कैल्शियम की एसिमिलेशन शुरू हो गई। कितने 15 दिन में एक बार साइलिशिया खाना है आपको। नमक जिसका खाने को ज्यादा मन करता है उसकी भी शरीर में नमक की एसिमिलेशन नहीं हो रही, उसको क्या करना है, नमक से एक दवाई बनती है नेट्रम्यूर 200, 15 दिन में एक बार खा लो, नमक ज्यादा खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। इसके लिए भी डॉक्टर से सलाह कर लेना, होम्योपैथिक डॉक्टर से, और खा लेना। आपकी बुक में मेंशन किया गया है कि लोग डायबिटिक नहीं हैं, लोगों को डायबिटिक बताया जा रहा है। जी, हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि मैं कोई बड़ा साइंटिस्ट तो हूं नहीं। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, 90 के दशक में, 80-90 के दशक में लोगों का शुगर लेवल कितना था, शायद आपको याद नहीं होगा, आप नौजवान है, मैं बताता हूं। 160 से भी ऊपर नॉर्मल था। कोई रिसर्च पेपर तो आया नहीं, कोई फाइंडिंग तो आई नहीं। 140 कैसे हो गया, 135 कैसे हो गया, आज 120 कैसे हो गया? केवल ड्रग कंपनी के कहने से हो गया। आपके साथ तो चीटिंग हो रही है, धोखा हो रहा है, ठगी हो रही है, हैं? 120 पे पहुंचा, बॉर्डर लाइन पे है, अब दवाई शुरू करो। और शुगर की दवाई जिसने शुरू की उसकी किडनी, लीवर, हार्ट, पूरा इम्यून सिस्टम शटर डाउन, बर्बाद हो जाएगा। फिर आप 36 रोगों के शिकार बनेंगे। ये है इंटरनेशनल शरारत। तो इसलिए 160 तक है, आप ठीक है। आपको शुगर कब है? तब है अगर मूत्र त्याग के बाद आपको कमजोरी लगे, बेमतलब मुंह सूख रहा है, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, तो आपको जांच करानी है। और 160 तक आप नॉर्मल है। डायबिटीज क्यूरेबल है? बिल्कुल क्यूरेबल है। हम डायबिटीज की मॉडर्न मेडिसिन तो जीवन भर खाते हैं दवाइयाँ। मैं आपको जादू जैसी दवाइयाँ बताता हूँ डायबिटीज को ठीक करने की। आपको क्या करना है, जिसको इंसुलिन के टीके लगते हैं, ये मेरा ट्राइड है, उसको वर्जिन कोकोनट ऑयल
वर्जिन कोकोनट कोकोनट ऑयल जो जीएम ना हो। वो 5 फुट के पौधे पे लगने वाला कोकोनट नहीं चाहिए, वो 20-30 फुट पे जो लगता है उसका तेल, बिना केमिकल के निकला हुआ तेल मिल जाता है। थोड़ा कोशिश करेंगे आप, मिल जाएगा। दक्षिण भारत में खूब मिलता है। 150 रुपये नहीं मिलेगा, 300 मिलेगा, 300 नहीं 700-800 मिलेगा। पर आपका ये जो है आर्ट ऑफ लिविंग, श्री सत्व, उनका कोकोनट ऑयल एकदम प्योर है। क्या करना है आपको, 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच दोपहर, 3 चम्मच शाम को पी लेना। अगर आपका लीवर कमजोर है तो 1 चम्मच से शुरुआत करना खाने से पहले। ये ले लो, आपकी डायबिटीज पूरी चली जाएगी। चाहे आपको टाइप 1 है तो भी, टाइप 2 है तो भी। और कितने टाइम तक करना है? आप ले लो महीना 2 महीने, उसके बाद भी आपको अगर अपने डेड सेल बनाने हैं बॉडी के तो लेते रहो। क्यों? इसकी खासियत है, ये केटोन बॉडीज इतनी ज्यादा बनाता है जिससे आपके सेल जो हार्ट अटैक से मर गए, पैरालिसिस के अटैक से मर गए, ब्रेन स्ट्रोक से मर गए, डायबिटीज से मर गए, कोई बना सकता है उनको? ये तेल बना देगा कोकोनट ऑयल। हाँ, ये गाय के घी से भी ऊपर है। हर दुनिया का फैट पचने के लिए बाइल चाहिए, पित्त चाहिए, जिससे मल पीला होता है हमारा स्टूल। ये अकेला तेल ऐसा है जो सीधा लीवर में जाएगा, पूरे सिस्टम में जाएगा, इसको बाइल की जरूरत नहीं है। सबसे हल्का फैट है ये पचने में, और जादू है। और कोई रेमेडीज के अलावा डायबिटीज के लिए? बहुत रेमेडीज है। दूसरा, यदि आप खाने से पहले पत्तों का रस पी लेते हैं। कौन से पत्ते? बथुआ, चौलाई, कुल्फा, धनिया, पुदीना, आम के पत्ते, अमरूद के पत्ते, जो बिना केमिकल के, आपको जो पत्ते, घास के पत्ते, दूब के पत्ते, जो मिल जाए, गुड़हल, ऐसे जो भी एडिबल, जो भी विषैले नहीं है, नीम के पत्ते, मीठा नीम, कड़ी पत्ता, ये सब लेकर इनको पीकर, 1 मुट्ठी पत्ते पीसकर पानी मिलाकर निचोड़ कर रोज पी जाओ। उसके बाद खाना खाओ, सुबह, दोपहर, शाम को। एक डॉक्टर बोलते हैं कच्चे फल और रस पिलाते हैं। कितने लोग उनके कारण, लाखों लोग बीमार हो गए। नाम नहीं लूंगा उस डॉक्टर का। जो डिप डाइट है, शाम को नहीं लेना, उबाल कर पका कर लेना। तो ये जो आपने पत्ते मेंशन करे, इनको पीसकर पानी तो निकलेगा नहीं, पानी 1 गिलास डालो, निचोड़ो और पी जाओ कांच के गिलास में। ज्यादा अच्छा है नींबू डालना तो डाल लो। नींबू वही डालना जो पिलपिला ना हो, हार्ड हो। अच्छा। हार्ड ही देसी होता है। अच्छा, नींबू में भी असर रहता है? नींबू भी जीएम आ गया है। जो पिलपिला है उसको पीने के बाद एसिड बहुत होता है। हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सा नींबू जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड है? जो पकड़ने में हार्ड है, सूंघने में सुगंध बड़ी प्लीजेंट है। अच्छा, वो आपका नींबू ठीक है। कागजी नींबू भी पकड़ने में हार्ड होगा, जो एकदम सॉफ्ट है, वो पता नहीं क्या क्या तेजाब वगैरह में डुबाया हुआ है। और आप देखना, वो नींबू लाओ, 4 दिन में सड़ जाते हैं सारे नींबू। लाइफ ही नहीं है उनमें। तो बस ये रस पीने से ठीक हो जाएंगे। 1 नहीं, कम से कम 50 दवाइयां हैं डायबिटीज की। अच्छा, मतलब क्यूरेबल है डायबिटीज? आराम से पूरा ठीक हो जाएगा। मेथी, देसी मेथी, जिसको भूनने से सुगंध आए। बाजार जो मेथी है वो जीएम है। भूनो, खाओ, सूंघो, सुगंध नहीं आएगी। जिसको सूंघने से सुगंध आए वो मेथी थोड़ी सी भूनकर पीस कर रख लो। सुबह, दोपहर, शाम 1 चम्मच खा लो। हल्का सा पाउडर, आटा नहीं बनाना, थोड़ा रफ, वो ले लो, डायबिटीज ठीक हो जाएगी। तो इतने सरल इलाज हैं। आप कहेंगे इतना आसान है क्या? जी, जो जीवन भर दवाई आप खाते हैं, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में, पारंपरिक चिकित्सा में, आयुर्वेद में, उसका इलाज गारंटेड है। लिवर को हेल्दी करने के लिए कुछ रेमेडीज बता दीजिए। हम जो बार बार खाना खाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद लीवर का भट्ठा बैठ जाता है। चाय, पैक्ड फूड, बहुत तीखा, केमिकल्स, ये लीवर को बर्बाद करते हैं। पर लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो डैमेज होने के बाद दोबारा बनता है, फिर रिपेयर हो जाता है। तो आपने बहुत गलतियां की हैं तो भी ठीक कर सकते हैं। तो एक सबसे आसान तरीका, किसी विश्वस्त जगह से गौमूत्र अर्क ले लो। फैटी लीवर है तो, जॉन्डिस है तो 2 चम्मच आधा कप पानी में डालकर पियो। ज्यादा सीरियस है सुबह शाम पियो, नहीं तो 1 टाइम पियो। नंबर 1, 3 पौधे बता रहा हूं जहां आम मिलते हैं, नेट के ऊपर देख लेना, पहचान कर लेना, नाम से शायद आपको पता ना लगे। काक माची, काक माची, सोलेनम नाइग्रम। दूसरा है पुनर्नवा, अर्की की तरफ विष खपरा भी बोलते हैं उसको। बहुत ठंडी जगह, बर्फ में नहीं होता ये, थोड़ा सोलन और सोलन से नीचे की जगह पे ही होता है। तो विष खपरा के नीचे कद्दू सा लगता है, वो नहीं। और पुनर्नवा, पुनर्नवा इसका नाम है। और इसको शायद इटसिट भी बोलते हैं। ये इसके पत्ते और काकमाची के पत्ते घोट पीस कर खा लो, सब्जी बना के खा लो, तो आप ठीक हो जाएंगे।
तीसरा भुई आंवला, ये भी नेट पे देखना आप, ये चिंता मत करो कि हम तो जानते नहीं। भुई आंवला लिखो, फोटो आ जाएगी सामने जी। है ना। उसमें कोई खटास नहीं होती, कोई बड़े आंवले पेड़ नहीं होते, छोटा सा पौधा होता है और उसमें जो पत्ते हैं आंवले जैसे छोटे से टहनी है, इधर पत्ते, पीछे बारीक बारीक सरसों जैसे हरे दाने लगे होते हैं बारीक। बस वो पत्ते लेकर खाने का तरीका खास है उसका। एक मुट्ठी पत्ते काट कर कांच के चीनी मिट्टी के बर्तन में डालो, सुबह मसल कर पानी को छान कर आधा नींबू निचोड़ कर पीना। पीलिया 4-5 दिन में चला जाएगा, लीवर ठीक हो जाएगा, हेपेटाइटिस 5-7 दिन 10 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ऐसे हर चीज का इलाज है। चूना वो जो आपका है, वो चूना अगर घर का केला हो, ये बाजार का केला तो जीएम है, जहरीला है, भयंकर एसिडिटी करता है। घर का केला तो कहाँ ही मिल पाता आजकल, कई जगह मिलता है जी। अगर मिल जाए, हम 10 उपाय बताएंगे आपको, एक थोड़ी बताएंगे जी। उसमें एक चुटकी चूना वो जो आप लाए वो लगाकर रात भर रखो, उसमें सफेद कपड़ा डालकर सुबह वो केला 3 टुकड़े करके खा लो। उसमें लगाना कितना है, 1 चने के काले चने जितना चूना लगा देना उसमें, और 3 टुकड़े करके सुबह दोपहर शाम खाओ, 3 दिन खाओ, खत्म। चलिए ये नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, फिटकरी को भून लो और भून कर एक ये सफेद चने जितनी फिटकरी मक्खन, जबकि पीलिए में जॉन्डिस में मना होता है मक्खन, 1 मक्खन 3-4 चम्मच गाय का मक्खन लेकर उसमें मिलाकर 1 चने जितनी, तीनों टाइम खाओ, चला जाएगा पीलिया चला जाएगा। पीपल के पत्ते ये घोट पीस कर रोज सुबह 12, 14, 15 पत्ते, दूब के पत्ते, मकोए और पुनर्नवा जो मिल जाए ये सब डालकर घोट पीस के पी लो। मगर रविवार के दिन पीपल के पत्तों को हाथ मत लगाना। क्यों? हाथ लगाओगे बीमार हो जाओगे। पीपल के पास जाओगे उसी समय स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चले जाओगे। संडे को जी करके देख लो। भारतीय संस्कृति को कई लोग बोलते हैं पुराणों में गपोड़े लिखे हैं, मैं भी ऐसा ही मानता था, मैं आर्यसमाजी परिवार से हूं। मगर दिनेश मोंगा जी जस्टिस हैं चंडीगढ़ के, अभी रिटायर हुए हैं, उन्होंने बताया, मैंने उनको बताया, कहते बहुत थक जाता हूं, मेरे अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने रविवार को गलती से चले गए, सोमवार को मुझे मिल गए। मैं कहा मोंगा साहब कैसे है, कि बहुत अच्छा चल रहा था, मेरा स्ट्रेस सारा खत्म हो गया था, रोज पीपल के नीचे बैठता था आधा घंटा, कल इतवार को चला गया, डिप्रेशन हो गया। अजमा के देख लो, पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप आधा घंटा बैठ जाओ तो स्ट्रेस, पूरा स्ट्रेस चला जाएगा 15 मिनट में। कैसे? मेरा वीडियो है, उस पे 1 लाख से ज्यादा लोग आ गए हैं जिन्होंने देखा, किया और आजमाया और हो गया। आपको डेली आधा घंटा पीपल के पेड़ के नीचे बैठना है 15 मिनट में असर शुरू हो जाएगा। गट को हेल्दी रखने की कुछ रेमेडीज बता दीजिए। देखिए, मेरे से किसी ने पूछा कि जी एलोपैथिक दवाइयों का, कई लोग पूछते हैं साइड इफेक्ट होते हैं, आपकी दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं? मैं कहता हूँ जरूर होते हैं। क्या साइड इफेक्ट होते हैं? मैं कहा 1 से ज्यादा साइड इफेक्ट हो जाते हैं। कि क्या आप एक बीमारी के लिए दवाई का प्रयोग करेंगे, 2 या 3 ठीक हो जाएगी? ये साइड इफेक्ट होते हैं। तो जो मैं इलाज बता रहा हूँ गट के लिए, उसके 2-3 लाभ होंगे। एक तो विटामिन B12 आपका दबाकर बनेगा। ओके। और विटामिन B स्टोर नहीं होता है, रोज चाहिए आपको, हफ्ते में 1 बार तो चाहिए ही चाहिए। क्या करना, आटे को दही में गूंथ लो, अच्छा बढ़िया खराब आटा जो भी है गूंथ लो, दही घटिया बढ़िया जैसा भी है, अच्छा हो तो अच्छा है, नहीं तो कोई भी, गूंथ कर उसको थोड़ा गर्म पानी में गूंथना, और चाहो तो थोड़ा नमक थोड़ा मीठा भी डाल देना, जरूरी नहीं है, और उसको ढककर रख दो चीनी मिट्टी के बर्तन में या जिसमें भी आपको ठीक लगे, थोड़ा गर्म जगह पे रख दो। उसमें खमीर उठेगा, और जितना वॉल्यूम है उससे ज़्यादा फूल जाए तो समझिए खमीर आ गया। अब उस आटे की हाथ से रोटियां बन सके तो बना लो, नहीं बने तो चकले बेलने पे बना लो, थोड़ी मोटी रोटी। उस रोटी को खाओ, सिर्फ एक परहेज है, दूध, खीर, बर्फी का प्रयोग उसके साथ बिल्कुल नहीं। दही, छाछ, दाल, सब्जी के साथ खाओ। आपको खाने के बाद तलकर खाओ, पूरी बनाकर खाओ। खाने के बाद आपको लगेगा आज तो खाना ही नहीं खाया, 1 घंटे में पच जाएगा, खिचड़ी से भी जल्दी पच जाएगा। क्यों? आपने जब जब सर दर्द की, बुखार की या कोई गोली खाई, पेन किलर खाया, आपका गट बैक्टीरिया मर गया। उसको बनाने के लिए कोई इलाज आपको मॉडर्न साइंस बताएगा नहीं। हमने किया ना प्रयोग, खमीरी रोटी खाओ, गट बैक्टीरिया बन गया। गट बैक्टीरिया जो करोड़ों आपके मर गए हैं, दोबारा बनेंगे, पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा, गट आपका हेल्दी हो जाएगा। दूसरा, गर्मियों का मौसम है तो आपको क्या करना है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड में यही करते हैं हम लोग, हम भूल गए। बासी चावल,
बचा लेना रात को बचे हुए, और उसमें 2-4 चम्मच दही डाल के मिलाकर कांच के मिट्टी के बर्तन में रख देना, चीनी मिट्टी में। सुबह उसको गर्म नहीं करना है, नमक जीरा जो कुछ भी डालना है डालकर खा जाओ। दिन भर 50 डिग्री टेम्परेचर पे भी गर्मी नहीं लगेगी आपको। अच्छा, 42-45-48 नहीं कह रहा हूं, 50 डिग्री पे, और गट बैक्टीरिया पूरा डटकर बन जाएगा। सावधानी, बरसात के मौसम में खमीर खाना विषैला है, बिल्कुल नहीं खाना। सर्दियों की बरसात, गर्मियों की बरसात, बरसात में दही, छाछ और खमीरी रोटी वर्जित है। ओके। अब आपका कुलचा होता है, आपने देखा नहीं कुलचा एकदम पचता है, पर वो तो रबड़ जैसा मैदे का बनाते हैं ना। घर में बनाओ आप खमीरी रोटी बनाकर, तलावा बनाओ, आपको लगेगा यार ये तो खिचड़ी से भी पहले पच गया, और गैस गूस बिल्कुल नहीं। तो ये जो आप बोल रहे हो इसमें दही के साथ आप आटे को गूंदना, तो कितना दही यूज करना है उसमें? 100 ग्राम आटे में 100-150 ग्राम में 1 चम्मच दही पर्याप्त है। अच्छा, 2 चम्मच डाल लो। आज मैंने आटा गूंद कर रखा है। मैंने क्या किया, लगभग 250 ग्राम आटे में मैंने कोई 100-150 ग्राम दही डाल दिया, ताजा था, डालकर ढककर रखाया हूँ। शाम तक वो खमीरा हो जाएगा तो बस उसकी मोटी सी रोटी बनाकर खाएंगे। बढ़िया। मेमोरी पावर को बूस्ट किया जा सकता है क्या? निश्चित रूप से। मॉडर्न मेडिकल साइंस में मैं बार बार कहता हूँ, मेमोरी को बढ़ाने की एक भी दवाई नहीं है, और आयुर्वेद में बहुत पिछड़ा हुआ है ना, बहुत अवैज्ञानिक है। इसलिए हमारे पास दर्जनों दवाइयां हैं मेमोरी को बढ़ाने के लिए। क्या करना है, पहली मंडूक पर्णी बोलते हैं, ब्रह्मी भी बोल देते हैं, पर ब्रह्मी असली नहीं है। मंडूक पर्णी के पत्ते यदि आपको मिल जाएं, जड़ी बूटी वाले से मिल जाएंगे, उनको लेकर देख लेना थोड़ी हरियाली हो, बहुत सूखे रूखे गले सड़े ना हो, लाकर उनको धूप में अच्छे से रखकर साफ करके उनको पानी में पका लीजिए। कैसे पकाना है, और आपके 100 ग्राम पत्ते हैं तो उसमें 800 ग्राम पानी डालो, जो 400 ग्राम रह जाए रात को भिगोना, सुबह पकाना। कलई वाले पीतल के बर्तन में, मिट्टी में या कांच में पकाना, स्टील में नहीं पकाना, और पकाकर उसको छान लेना। फिर जब 400 ग्राम 300 ग्राम पानी रह गया, उसके बाद 70% उसमें गुड़ या खांड डालना या शक्कर डालना। क्यों? 69% से ऊपर मीठा प्रिजर्वेटिव बन जाता है, तो 70% डालो, 75 डालो, 80% डालो। अब 400 ग्राम में 400 ग्राम का 80% कर लो, 320 ग्राम, 800 का 32, या 300 ग्राम है तो 8 या 24, 240 ग्राम। अच्छी तरह पकाकर गाढ़ी चाशनी बना दो। बनाकर ठंडा करके कांच की बोतल 3-4 घंटे धूप में रखकर स्टेरलाइज करो, और उसमें इसको डालकर ठंडा करके फिर बंद करना। बस इसके 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम पियो, बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी। ये प्रमाणित है, लाखों लोगों ने इसका प्रयोग किया है। इसमें आप 2 चीजें और भी डाल सकते हैं। अधोपुष्पी मिल जाए, शंखाहुली बोलते हैं, मिल जाए तो डाल देना। दूसरा जटामासी, वो 1/4 मात्रा डालना। अगर ये 100 ग्राम है तो 25 ग्राम डालना, वो गर्म होती है, जबरदस्त ब्रेन को रिलैक्स पीते ही कर देती है उसको। फिर शंख पुष्पी है, वो डाल दो बराबर मात्रा में। 100 ग्राम ब्रह्मी डाली, 100 ग्राम शंख पुष्पी डाली, 25 या 50 ग्राम जटामासी डाली, सबको मिलाकर बना लो तो भी बुद्धि बढ़ेगी। गाय का घी स्मृति वर्धक है। अच्छा, देसी गाय का घी यदि बिलोकर ठीक से बना हो, उसको पाँव के नीचे मलो, तलवे पे, नाक में लगाओ। माइग्रेन 5, 15, 25 साल पुराना 10 दिन में चला जाएगा। कितना घी लगाना है? मालिश जिससे और जितना खप जाए उसमें। और फिर एक और मजेदार बात होगी, साइड इफेक्ट एक और भी होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपकी 75% ठीक हो जाएगी गाय के घी से, घी के देसी पाँव गाय वाले। के। क्योंकि पाँव के नीचे फुट सोल में आपके पूरे शरीर के स्विच बोर्ड है, एक्यूप्रेशर पॉइंट है। जब उनकी मालिश होती है तो पूरे शरीर पे असर जाएगा। प्रातः स्नान के बाद करो, अपने बच्चों के अपने, और रात को सोने से पहले करो। आजकल लोग टेस्ट एनहांसर्स बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं खाना बनाने में, जैसे कि अजीनोमोटो का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है बाजार के खाने में, तो स्पेसिफिकली कितना डेंजरस है ये? ब्रेन सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लगातार। क्या करता है ये? जैसी आपने लिया, ब्रेन सेल को ये किक करता है शराब और अफीम की तरह। वाह, कोक लिया, कोई पैक्ड फूड लिया, क्या हुआ? उसने किक किया आपके ब्रेन को, बहुत अच्छा लगा। 15 मिनट के अंदर वो एक्साइटमेंट, ब्रेन सेल की उत्तेजना इतनी बढ़ जाती है, वो मर जाते हैं। और मरने के बाद ध्यान नहीं देते हम,
जो भी कोल्ड ड्रिंक पिया या कोई पैक्ड फूड खाया, पिज्जा, बर्गर, न्यूडल, पहले प्रसन्नता और उसके बाद डिप्रेशन आता है 15-20 मिनट बाद। हम उस पर ध्यान नहीं देते। क्या हुए? हजारों या लाखों ब्रेन सेल मर गए। इसलिए आप देखिए हमारे जितने बच्चे, करोड़ों बच्चे, उनकी आंखें ऐसे बुझी बुझी है कि नहीं? चेहरे पीले हैं ना? क्या हुआ है? पैक्ड फूड, टॉफी, चॉकलेट, हर जगह अजीनोमोटो है, फ्लेवर एनहांसर है, उसके कारण उनके ब्रेन सेल रोज मर रही है। इसलिए ये सारी गड़बड़ हो रही है। तो अगर आपने ये गलती की है तो बच्चों को ब्रेन टॉनिक देना पड़ेगा। और इसकी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ा कर्स, अभिशाप है। वो क्या है? ये एडिक्शन है, अफीम की तरह। 1 बार, 2 बार, 3 बार आपने खा लिया, उसके बाद आपको जीवन भर खाना पड़ेगा। अंदर से क्रेविंग, नशा है, ये एडिक्ट बनाता है, आपको बार बार लेना पड़ेगा। तो आपकी जो फूड इंडस्ट्री है उसको ये थोड़ी बताया कि आपके ये खाने से आपके बच्चे और पूरी जनरेशन बीमार होगी। उनको क्या बताया? एडिक्ट हो जाएंगे लोग। तीसरी समस्या क्या है इसके साथ? यहां से जो यहाँ मैसेज आता है ना, पेट भर गया, मैसेज बंद। खाते जाओगे, खाते खाते मर भी जाओगे तो ये मैसेज नहीं आएगा कि पेट भर गया जी। इतना खतरनाक है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसको बंद करना चाहिए। भारत सरकार में अजीनोमोटो का शोर पड़ा था, उसके बाद पता नहीं क्या क्या प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, कैसे कैसे होता है, फिर से शुरू हो गया। स्पॉन्डिलाइटिस के भी कुछ रेमेडीज हैं आपके पास? इसके ऊपर हमने एक पेपर प्रेजेंटेशन दी थी। हमने कहा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो है गर्दन में नहीं होता, अमाशय में होता है। सब लोग हंसने लग गए। हमने कहा यहाँ होता है इस पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सब हंसे, हंसने की बात तो थी। हमने कहा अगर आप नमकीन पानी पीकर उसी समय कुंजल कर दो, पानी निकाल दो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस 50-75% उसी समय ठीक हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये जो आप केमिकल खा रहे हैं उसमें कुछ केमिकल ऐसे जो अमाशय में ही डिपॉजिट हो रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं, उनके कारण आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है। तो अगर आप ये कुंजल क्रिया जानते नहीं है, पेट में अल्सर है तो करना भी नहीं है, तो दूसरा उपाय राई जो पानी में डालकर रखते हैं और वो 2-3 दिन में तीखी हो जाती है, दही में डालो बहुत तीखी कांजी बनती है, वो राई लेकर कितनी लेनी है? 15 चम्मच छोटे, 50-60 ग्राम ले लो, हल्की सी गर्म करना, पीसना और डिबिया में कांच के रख देना। जब खाना खाने बैठो उसमें खीर, दूध, बर्फी नहीं होनी चाहिए। 1 छोटा चम्मच अपनी दाल सब्जी में डालो और खा लो, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। 3 दिन, 4 दिन, हद 5 दिन, इसके बाद नहीं खाना है। 3 दिन में आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस चला जाएगा। क्यों? यहाँ के सारे जहर राई बाहर निकाल देगी। इसलिए गर्मियों में कांजी पीना जरूरी है, विष निवारण होता है। पेट के कीड़े मर जाते हैं सारे, टेप बॉब में मर जाते हैं। गर्मियों में कांजी हम बनाते नहीं, पीते नहीं। आपने कहा ना समय नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर समय तो जब बिस्तर पे पड़ेंगे समय ही समय है। मैं इसलिए थोड़ा इसको कठोर भाषा में बोलता हूं कि लोगों को झटका लगे और सोचें हमको जो टेलीविजन देखने में और फालतू बातों में समय होटल आने जाने में लगाना है, वो थोड़ा सा अपने आहार के ऊपर लगा लो। आहार के ऊपर समय लगा दिया तो फिर बीमारी कहाँ है ना जी? हम मसालों से चिकित्सा बताते हैं, पूरा जितने मसालदान में मसाले उसी से सारी बीमारियां ठीक कर लो, अधिकांश बीमारियां। वो इतना सरल मामला है। ब्लोटिंग एक बहुत ही गहरी समस्या है आज की डेट में। बहुत सारे लोगों को ब्लोटिंग होती है। ब्लोटिंग के लिए कुछ रेमेडीज आप सजेस्ट कर पाएंगे? जी, थोड़ा प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। नंबर 1, जब आप जीएम क्रॉप खाते हैं तो वो खाने में एक तो स्वाद नहीं लगती, पकते हुए उसकी सुगंध बिल्कुल नहीं आती, और खाने के बाद तुरंत गैस ऊपर से रिलीज होगी ना नीचे से, वहीं ब्लॉक हो जाएगी। तो उसका उत्तम इलाज पता क्या है? अगर आपको नींबू से एलर्जी नहीं है तो बढ़िया वाला नींबू, बीज वाला नींबू, देसी नींबू कांच के गिलास में निचोड़ो, आधा या जितना भी पी सकते हैं, पानी डालो, सेंधा नमक डालना है तो डालो, नहीं डालना मत डालो, पी जाओ। वो जीएम क्रॉप जिसके बारे में वैज्ञानिक कहते हैं, एक बार जीएम क्रॉप ली तो जब तक जिंदा रहोगे तब तक जहरीला प्रोटीन बनेगा, मरने तक आपको छोड़ेगा नहीं। नींबू से तुरंत खत्म, ब्लॉटिंग चली जाएगी अगर जीएम क्रॉप के कारण है। गाय को हो, भैंस को हो, उसको भी हम फिर नींबू 5-6 पिलाते हैं, उससे ठीक हो जाएगा। दूसरा, अजवाइन बारीक वाली, मोटी नहीं, थोड़ी भून कर रख लीजिए, थोड़ा काला नमक मिलाकर आधा चम्मच, वो फक्की ले लो। अगर जीएम क्रॉप के कारण है तो कुछ नहीं होगा। अगर आपने अजीर्ण किया हुआ है, खाना पहला पचा नहीं और खा लिया, फिर पचा नहीं और खा लिया,
तो पाचन का तो भट्ठा बिठा दिया हमने, उसके कारण जो गड़बड़ है वो अजवाइन से ठीक हो जाएगी। एक और समस्या लोगों को रहती है, वो बहुत सारे लोगों को रहती है, गैस। हमारे पेट में बहुत एसिड अनेक वर्षों से गलतियों के कारण इकट्ठा हो गया। यदि पेट में अल्सर नहीं है, संग्रहणी नहीं है, तो ये जो मीठा सोडा है ना, ये आधा चम्मच या थोड़ा हेल्दी आदमी तो 1 चम्मच कांच के गिलास में आधा नींबू डालकर पी लो। उसको पीने के कारण एसिड 7 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। और तुरंत के लिए आधा चम्मच जीरा मसल कर तंबाकू की तरह फूंक मारकर खाओ, और खाने के बाद 1 घूंट 2 घूंट पानी पी लो। एकदम गैस और एसिड से रिलीफ मिलेगा। गैस का मतलब पेट में एसिड खूब बना है। और हो सके तो रात का खाना सबसे अच्छा बंद कर दो। नंबर 2 आधा कर दो। नंबर 3 सबसे अच्छे से थोड़ा नंबर 2 पे केवल सब्जियों का सूप पीकर सो जाओ। शहरी लोग खाते ही रात को ये खाना, अब तो मेन कोर्स रात को होता है। बस ये उम्र को आपके 25, 30, 40% घटा देता है। तो रात का खाना जल्दी खाओ, कम खाओ या ना खाओ, निश्चित रूप से उम्र लंबी हो जाएगी। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही होने वाला था कि लोगों का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम होता चला जा रहा है। 50, 45, 60, 65 इसके आसपास जो है लोगों की मृत्यु हो जा रही है। तो कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो लोग अपनी लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर सकते हैं? जबकि हमको बताया जा रहा है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जा रही है, जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। वो बढ़ रही है मगर किताबों में, रिपोर्टिंग में। अपने आसपास देखो, चलते फिरते नौजवान टपक रहे हैं, है ना, तेजी से लोग मर रहे हैं। और एक बड़ा अच्छा तरीका है, यदि आप सर्वे करना चाहें तो जाके शमशान घाट पे पूछ लो, 1 साल 10 साल पहले कितनी लाशें प्रतिदिन आती थी, आज कितनी आ रही हैं। 5 साल पहले कितनी आती थी, आज कितनी आ रही हैं, पता लग जाएगा ना। तो ये जीवन प्रत्याशा बढ़ाने के लिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए, एक तो जो विषैले आहार बंद करना, इनका उपाय करना। नंबर 2 रात का खाना घटा दो। पूरी बॉडी अपने आप को रिपेयर करेगी, खाना पचाने में नहीं लगेगी। थोड़ा मुश्किल लगता है शुरू में, कम कर दो, बहुत कम कर दो या बंद कर दो। आप करके देखो, 1 महीने के अंदर आप कहेंगे मैं तो जवान हो गया बूढ़े से, और जो जवान है वो कहेगा मैं बहुत जवान हो गया। अपने आप शरीर अपने आप को इतना रिपेयर कर लेगा। बाकी ये तो लंबी प्रक्रिया है, क्या क्या चीजें बंद करना 100% नहीं होगा। हम भी तो जी रहे हैं ना जी। अभी मैं 73 साल का हूँ, तो मेरा एनर्जी लेवल ठीक है। पर आपका एनर्जी लेवल, मैं बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छा है। ठीक है। मैं 60 साल की उम्र में मैं गर्ल्स स्कूल की सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकता था। उसके बाद मैंने कुछ उपाय किए, अब मैं दौड़ लगाकर वो 100 सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, दौड़ लगाकर। इस बारे में हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे, जो एनर्जी वाला हम पॉडकास्ट करने वाले हैं। और टुवर्ड्स द एंड आपसे जानना चाहूंगा कि क्योंकि विंटर्स आ रही हैं और विंटर्स की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, निमोनिया, इनके कुछ आप घरेलू रेमेडीज बता पाएंगे व्यूअर्स को? बहुत जरूरी है। ये एक और प्रश्न आपका बहुत प्रासंगिक है। ये तो अभी की जरूरत है, सर्दियां शुरू हो ही गई हमारे। तो आप त्रिकुटा बना लीजिए। आप कहेंगे त्रिकुटा क्या समस्या है? काली मिर्च 100 ग्राम, ठीक है। सोंठ जो झुर्रियों वाली है, सुंदर सुंदर साफ नहीं हो, तेजाब वाली है, जो एकदम रद्दी सी लगती है देखने में, वो आपको शायद 200 ग्राम लेनी पड़े। कूट पीस के छान कर वो 100 ग्राम निकलेगी। और तीसरी चीज मग पीपल, लेंडी पीपल, काले काले रंग की होती है ना, वो भी 100 ग्राम। तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर पीसकर कांच के जार में रखिए। जब किसी को बुखार हो, बस 1 चुटकी शहद में, पुराने गुड़ में, कुछ ना मिले तो पानी में, कोसे पानी के साथ चटा दो। सर्दी कपकपी चढ़ रही है, मेरा आजमाया हुआ है, 5 मिनट के अंदर कपकपी बंद। यात्रा में परेशान हो गया कि अरे मैं तो बीमार पड़ूंगा, तो कहा लोगों को सिखाने जा रहा हूं, कहा मैं ही बोझ बन जाऊंगा। अरे लिया, जब भी लिया तुरंत खत्म। जितने भी फ्लू हैं, अब मैं फ्लू का नाम नहीं लूंगा, है ना, जिसके लिए जरूरत पड़ती है, क्या क्या करते हैं वो सब, कुछ जरूरत नहीं। 1 डोज, 2 डोज, 3 डोज लो, एकदम क्योर। क्या ये बच्चों को भी दिया जा सकता है? बच्चों को डोज थोड़ा कम दे देना, काले चने के जितना और बड़ा हो, सफेद चने के जितना और बड़ा आप जैसा हो तो 3-4 चने के जितना, बस चाट लो, 5 मिनट में असर होगा जी। मुझे छींके, वो नज़ला, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। और जो बड़ी मशहूर बीमारी है, मुझे पक्का था कि होने वाली है। हमारे घर में सबको 5-5, 6-6 बार हो चुकी है वो।
मैं गया, मैंने क्या किया, खाना नहीं खा सकता, भूख मर गई है। क्या किया, कटोरी में अदरक काट कर डाला, अदरक के ऊपर सेंधा नमक डाला, उसके ऊपर नींबू निचोड़ कर खा गया। 10 मिनट के बाद मैंने कहा खाना खिलाओ, सब लक्षण खत्म बुखार के, जुकाम के। क्यों? वो जो बीमारी थी उसका वायरस मर गया। तो सर्दियों के लिए आपके लिए उत्तम उपाय सबसे ये है, नजर तेज होगी, कब्जी दूर होगी, लीवर अच्छा हो जाएगा। गर्म चीज है, ये गर्मी कर सकती है, इसमें पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। पेट में अल्सर हो तो डॉक्टर के परामर्श से लेना। संग्रहणी अल्सर में इसको दही दुही के साथ लेना पड़ता है। दूसरा उपाय, सर्दियों का बुखार हो, किसी भी तरह का बुखार हो, क्या करना है, बड़े आदमी के लिए 10-12 पत्ते तुलसी के, 8-10 काली मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक का, बहुत ज्यादा नहीं, और गिलोय का टुकड़ा 4-5 इंच का कूट कर 400 ग्राम पानी में पकाओ। जब 200 ग्राम रह जाए तो गुड़ का मीठा मीठा डाल सकते हैं, चीनी तो डालनी नहीं है अपने को, खांड वांड डालो, और उसको आराम से पी जाओ। बस 3 टाइम पियो। और ज्वर का नियम है लंघन आयुर्वेद में, आहार नहीं लेना। वायरल फीवर हो तो आहार जरूर लेना, पर क्या लेना, सूखी रोटी इसी काढ़े के साथ, तो आपका बुखार भी उतरेगा और वीकनेस नहीं आएगी। तो सर्दियों का ज्वर तो आपका गया। फिर आप कहेंगे खांसी है, तो क्या करेंगे? खांसी के लिए आपको पीपल के पत्ते पीस कर रख लेने हैं, गुड़ मिलाकर च्यवनप्राश की तरह पेस्ट बना लेना है, सुखाना, पीसना, छानना और गुड़ मिला के रख देना। शहद बढ़िया हो तो शहद मिला सकते हैं, उसको दिन में 3-4 बार चाटो, खांसी चली जाती है। कितनी क्वांटिटी में? आधा चम्मच तक ले सकते हैं। नहीं, बनाते टाइम पूछ रहा हूँ मैं। बनाते हुए आप गुड़ के साथ 6 महीने खराब नहीं होती चीजें, तो आप 3 महीने के लिए 100-200 ग्राम, 100 ग्राम अगर आपका पीपल का वो है, उसमें गुड़ इतना मिलाओ कि कूटते कूटते उसकी गोली बन जाए या पेस्ट की तरह रखो। पीपल का क्या होता है आपने? पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते, हाँ जी। अच्छा। झड़े हुए बहुत मिल जाते हैं, साफ जगह से चुन लाओ जी। और क्या बीमारी हो सकती है सर्दियों में? डायरिया, डायसेंट्री तो होती नहीं है, निमोनिया वगैरह ये सभी? निमोनिया, हाँ। तुरंत लहसुन को काट कर, पीस कर, छील कर, मुनक्के के अंदर, बीज वाले मुनक्के का बीज निकालना, और आप मेरे जैसे बड़े आदमी के लिए 2 गुंदी या 3 गुंदी लहसुन की उसमें भर भर के कैप्सूल बनाओ, निगल लो, 10-15 मिनट में आराम आ जाएगा। गर्म छाती के ऊपर भी लहसुन मल देना। और डॉक्टर हो तो डॉक्टर को तुरंत, लंग्स में सूजन आएगी तो आदमी मरेगा, एकदम ठीक होगा। सर्दियों के लिए ये भी ठीक। और पाँव गर्म रखते हैं हमेशा, पानी ठंडा नहीं पीना, कभी भी नहीं पीना एकदम चिल्ड पानी, ना गर्मी में ना सर्दी में। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, गर्म तवे के ऊपर पानी डालते जाओ ठंडा, वो एक ही दिन में तवे में सुराख हो जाएगा। ठीक ऐसे हमारा सिस्टम है, बहुत तेज बहुत गर्म इस पे डालने से वो डैमेज होता है। तो ल्यूकवार्म, गर्म पानी नहीं पीना, पर नॉर्मल पानी। जो आयुर्वेद ऐसा चमत्कारिक चिकित्सा है जिससे आप जटिल से जटिल रोगों की चिकित्सा यूं कर सकते हैं। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा पहली बात तो, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दूसरे वाले पॉडकास्ट के लिए जो हम करने वाले हैं। ये वाला तो बहुत बढ़िया ही था। दूसरा वाला जो आपने हल्का सा डेमो मुझे दिया है पॉडकास्ट शुरू होने से पहले, ऊर्जा विज्ञान, यस, ऊर्जा विज्ञान का, मैं चाहता हूँ कि जब भी हम उसको करें तो बहुत सारे हम प्रैक्टिकल्स लोगों को दिखा पाएँ, उस टॉपिक के बारे में डेप्थ में बात कर पाएँ। और दूसरा, जितनी भी रेमेडीज सर ने हमें बताई हैं, वैद्य राजेश कपूर जी ने, इनके YouTube चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगी। इनका YouTube चैनल आप जाके चेक कीजिए, डिटेल में बहुत सारी रेमेडीज आपको वहां पर और भी मिलेंगी। हाँ, इनके साथ अगर आपको कांटेक्ट करना होगा तो YouTube के डिस्क्रिप्शन में मैं कांटेक्ट नंबर डाल दूंगा इनका, व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप ही कीजिएगा क्योंकि कॉल्स इतनी सारी आती है इनको वैसे भी, और फिर वो अटेंड नहीं हो पाते, तो अपना व्हाट्सएप करके एक बार कांटेक्ट आप इनसे कर सकते हैं। बाकी कमेंट करके बताइएगा कि आपको और किन चीज़ों की रेमेडीज जाननी है, या किन चीज़ों के बारे में हम कोई और पॉडकास्ट वैद्य जी के साथ करें। बाकी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच बात है, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी वाइब्रेशन, आपका एनर्जी लेवल बहुत पॉजिटिव है। अच्छे लोगों को ही ऐसा होता है। और दूसरा, मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कहने को मेरे 3,07,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हैं, मगर हिमाचल में
मेरे अपने शहर प्रदेश में बड़े कम लोग जानते हैं। बहुत कम लोग मुझे जानते हैं और मैं चाहता हूँ हिमाचल वालों के लिए भी कुछ करूँ, तो आपके माध्यम से उन तक हमारी पहुंच बन रही है। इसके लिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ और आपका धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और बाकी भी पॉडकास्ट हम इसके बारे में करते रहेंगे जैसे जैसे ऑडियंस का रिस्पॉन्स और आएगा। जी जरूर। थैंक यू सर। नमस्कार। The Himachali Podcast.